आप सभी का इस चैनल पर पुनः स्वागत है। इस बार क्वेश्चंस कम रहेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन ही हैं, लेकिन इन 3-4 क्वेश्चंस में ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कहता है कि राज्य विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि राज्य विधान परिषद का मतलब क्या है। देखिए, हर एक राज्य में विधानसभा है, ठीक है। तो जो विधानसभा और विधान परिषद दोनों दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो विधान परिषद और विधानसभा दोनों अलग चीज़ें हैं। तो विधान परिषद वाले इस समय वर्तमान में, जैसे कि बात करें आज 2020 में, विधानसभा जो है लगभग सभी स्टेट्स में है और विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है, ठीक है। तो पहला कथन क्या कह रहा है? पहला कथन कह रहा है कि विधान परिषद के सृजन के संकल्प को राज्य विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत का संविधान संसद को राज्य में विधान परिषद के सृजन और उत्साधन की शक्ति प्रदान करता है। तो हमको बताना है कि उपर्युक्त इन दोनों कथनों में कौन सा सही है, कौन सा विकल्प सही होगा। तो पहला कथन कहता है कि विधान परिषद के सृजन के संकल्प को राज्य विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। सही बात है। किसी भी राज्य में विधान परिषद बनेगी, रहेगी अथवा भंग होगी, ये पूरा का पूरा किस पे निर्भर करता है? पूरा का पूरा निर्भर करता है राज्य विधानसभा के ऊपर, ठीक है। तो राज्य विधानसभा में उपस्थित जितने भी सदस्य होंगे, विशेष का मतलब है 2/3 बहुमत, ठीक है। और साधारण बहुमत का मतलब होता है कि 50% और एक सदस्य और, ठीक है। तो उसको साधारण बहुमत कहेंगे और विशेष बहुमत का मतलब 2/3 बहुमत। तो ये पहला कथन आपका सही निकला कि विधान परिषद के सृजन के संकल्प को राज्य विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। दूसरा कथन क्या कह रहा है? दूसरा कथन कहता है कि भारत का संविधान संसद को राज्य में विधान परिषद के सृजन और उत्साधन की शक्ति प्रदान करता है। ये दूसरा कथन भी सही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। क्या कि भारत का संविधान संसद में राज्य विधान परिषद का सृजन तो कर सकता है, लेकिन उसके पहले क्या होना चाहिए? राज्य के विधानसभा द्वारा संकल्प पारित होना चाहिए। और ध्यान रहे कि यह संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 368 के तहत नहीं आएगा, ठीक है। इसे एक साधारण विधेयक के समान ही समझा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि उपर्युक्त कथनों में दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में? राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि महाभियोग का आरोप केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। दूसरा कथन, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। तीसरा कथन, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया नहीं गया है, ठीक है। तो सबसे पहले कथन पे पहुंचते हैं कि महाभियोग का आरोप केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। जी नहीं, ये गलत बात है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए उस पर महाभियोग लगाया जाता है और ये लिया गया है आपके अमेरिका से, ठीक है। राष्ट्रपति से संबंधित जो महाभियोग है वो अमेरिका से लिया गया है। तो महाभियोग का आरोप केवल लोकसभा में ही नहीं बल्कि राज्यसभा में भी लगाया जा सकता है, बशर्ते ये होना चाहिए कि जिस भी संसद के घटक में ये मुद्दा उठाया जाए, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसके 1/4 सदस्यों जिन्होंने आरोप लगाया, मतलब जिस सदन में आरोप लगे हैं उसके 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से महाभियोग का आरोप, ये जो कथन है आपका, ये पहला गलत हो गया क्योंकि इसमें लिखा है केवल लोकसभा, इसलिए ये कथन गलत, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कह रहा है कि संसद के सेकेंड स्टेटमेंट पे पहुंचते हैं। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते ना।
तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ गलत है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जैसे कि लोकसभा में कितने होते हैं? लोकसभा में 2 होते हैं, और राज्यसभा में कितने होते हैं? वहाँ 12 होते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या कर सकते हैं? महाभियोग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका दूसरा कथन क्या होगा? दूसरा कथन भी गलत है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा नहीं हटाया गया है। ये बात सही है कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सदन के नेता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में सदन के नेता पद का उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा नामित सदन का कोई भी सदस्य सदन के नेता के रूप में कार्य कर सकता है। जो है आपका ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में नहीं मिलता, लेकिन सदन के नियमों के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि पहला वाला क्या हो जाएगा? पहला वाला आपका गलत हो जाएगा। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट जो था कि प्रधानमंत्री द्वारा नामित सदन के नेता के रूप में कार्य कर सकता है कोई भी सदस्य, तो उसके लिए देखेंगे कि सदन के नेता का अर्थ प्रधानमंत्री होता है जब वह लोकसभा का सदस्य होता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री द्वारा सदन के नेता के रूप में नामित कोई मंत्री, ठीक है, मंत्री होना चाहिए, ना कि कोई सदस्य। ठीक है, जो लोकसभा का सदस्य है वह सदन के नेता के रूप में कार्य करता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि कौन होगा सदन का नेता? जो प्रधानमंत्री जिसको नामित करेगा वो अथवा मंत्री हो, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए और मंत्री होना चाहिए, या फिर स्वयं प्रधानमंत्री हो जो लोकसभा में ही सदस्य हो। ठीक है, अच्छा राज्यसभा में भी एक सदन का नेता होता है, वह एक मंत्री और राज्यसभा का सदस्य होता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री द्वारा इस प्रकार कार्य करने के लिए नामित किया जाता है। किसी भी सदन में सदन का नेता एक महत्वपूर्ण पद होता है और कार्य संचालन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो सदन का नेता सदन के एक उप नेता को भी नामित कर सकता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि आपका ना तो कथन एक सही है और ना ही दो, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राज्यों के मध्य और केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु गठित की गई एक स्थायी संस्था है। दूसरा, इसे राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया गया है। तीसरा, एक संवैधानिक निकाय होने के कारण इसके निर्णय बाध्यकारी प्रकृति के होते हैं। तो आइए पहले इसके बारे में पूरा डिस्कस करते हैं। आपको पता होगा आर्टिकल 263, जिसमें राज्यों के मध्य और केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का उपबंध किया गया है। इस प्रकार राष्ट्रपति एक परिषद की स्थापना कर सकता है। इसका मतलब उसे किसी समय यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिषद की स्थापना से लोकहित की पूर्ति हो सकती है, तो राष्ट्रपति ऐसी परिषद द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्यों, उसके संगठन और प्रक्रिया को परिनिश्चित कर सकता है। इस प्रकार यह एक अस्थायी संस्था नहीं है, बल्कि यह एक निकाय है। ठीक है, जिसको आप तदर्थ निकाय कह सकते हैं। तो हम कहते हैं कि इस तरीके से पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, और दूसरा कथन सही हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा इसे संदर्भित किया जाता है। अच्छा, तीसरा कथन क्या कहता है कि एक संवैधानिक निकाय होने के कारण इसके निर्णय बाध्यकारी प्रकृति के होते हैं। तो यद्यपि राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्यीय परिषद के कर्तव्य निर्धारण करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन उसी अनुच्छेद 263 में ऐसे कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें हम सौंप सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे कथन हैं, प्रयोजनार्थ ऐसे कथन होते हैं जिनके तहत ये काम किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना तथा इस संबंध में परामर्श प्रदान करना, ये कथन ऐसा हो सकता है। यदि इस तरीके से होगा तो हो सकता है। और कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के सामान्य हितों से संबंधित विषयों का अन्वेषण तथा उन पर विचार विमर्श करना, और ऐसे किसी विषय पर अनुशंसा करना, और विशेषतया उस विषय के संबंध में नीति एवं कार्रवाई के अधिक बेहतर समन्वय हेतु अनुशंसा करना। तो
इस तरीके से निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि कथन 3 जो है आपका गलत है। ठीक है, तो संवैधानिक निकाय होने के कारण इसके निर्णय बाध्यकारी प्रकृति के होते हैं, ऐसा जो है कहना गलत होगा, क्योंकि सलाहकारी प्रकृति के होते हैं। परिषद वैध हो या अवैध किसी भी प्रकार के विवादों का निपटान कर सकती है, परंतु न्यायालय के विपरीत जिसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं इसके कार्य केवल सलाहकारी प्रकृति के होते हैं। तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहीं पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि प्रथम अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो प्रथम अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना वर्ष 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रधानमंत्री काल में हुई थी। ठीक है, और उस समय जनता दल सरकार द्वारा सरकारी आयोग की अनुशंसाओं के अनुसरण में की गई थी। ठीक, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 3 तो गलत हो गया, ठीक है, और 1 भी गलत हो गया, तो कथन केवल 2 हो जाएगा। और हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, थैंक यू।